हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। करियर पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। मैं अंशुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन पॉलिटी का नया लेक्चर। तो आज इसमें पढ़ने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। लास्ट वीक हमने द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा था, उसके एमसीक्यू क्विज भी हमने ले लिए थे। तो आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और जो हमारी वीडियो है उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कोई चेंजेस वगैरह चाहिए हैं टाइम में या फिर किसी और तरह से सब्जेक्ट में, टॉपिक में, कंटेंट में किसी तरह से कोई चेंजेस वगैरह चाहिए तो आप वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो जो ये वीडियो है हमारी इंडियन पॉलिटी की, इसके लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट है इसकी पॉलिटी बाय अंशुल सर के नाम से। तो वहाँ जा कर के हमारे जितने भी पॉलिटिकल लेक्चर्स हैं वो सारे अभी देख सकते हैं आप। जो हमारा प्रेसिडेंट का टॉपिक है उसके लिए मैं आपके जो लिंक है, प्रेसिडेंट के 5-6 पार्ट है, जैसे 5 तो उसमें मैंने पढ़ाया है और एक पार्ट में क्या है वो एमसीक्यू की क्विज है। तो वो सभी मैं लिंक में अपने डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा, पहले इसमें बता रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स दे रखी हैं। ये कह रखा है कि ऑक्यूपाइज सेकंड प्लेस और रैंक इन द कंट्री आफ्टर प्रेसिडेंट। तो क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, उनके बाद सेकंड रैंक किसका आता है, हमारा उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट का प्लेस आता है, वो सेकंड प्लेस उनका आता है। और क्या होता है कि इसमें जो ये कंसेप्ट लिया गया है हमारा वाइस प्रेसिडेंट का, ये कहाँ से लिया गया है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो वहाँ पे क्या है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है प्रेसिडेंट के बाद, तो उससे क्या है मेल खाता हुआ ये है, और वहीं से ये मॉडल है जो वाइस प्रेसिडेंट का वहाँ से लिया गया है। तो दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो कि सेकंड रैंक इसका पूरे, जैसे इसको क्या कहते हैं, जैसे प्रेसिडेंट को फर्स्ट सिटीजन कहते हैं। फर्स्ट सिटीजन कौन होता है, हमारा कंट्री का प्रेसिडेंट होता है। तो उसी तरह से सेकंड रैंक या सेकंड सिटीजन भी कह सकते हैं इसको, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सेकंड सिटीजन भी हम कहते हैं। तो ये इसके लिए क्या कुछ से 2-3 पॉइंट थे, ये आपको नोट करने चाहिए कि ऑक्यूपाई इनका क्या होता है, सेकंड प्लेस या सेकंड रैंक होता है प्रेसिडेंट के बाद जो। और इसके बाद क्या है जो कंसेप्ट है इसका वाइस प्रेसिडेंट का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लिया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसमें वहाँ पे क्या है वहाँ पे जो मॉडल है अमेरिकन क्या है वाइस प्रेसिडेंट का, तो उससे वहाँ पे दिया गया है ये जो कंसेप्ट है वाइस प्रेसिडेंट का। चलिए अभी इसके बारे में क्या है, ये जो पोस्ट है काफ़ी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और प्रेसिडेंट के बाद फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है वो आती है हमारी प्राइम मिनिस्टर की इसमें। लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी डिस्कस करना काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए इसको भी हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। आज हो सकेगा तो आज इसको टॉपिक को हम ख़त्म भी कर देंगे, क्योंकि छोटा टॉपिक है और इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये। इसके इलेक्शन के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो इलेक्शन प्रोसेस क्या है इसकी, तो इसमें इलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, सेम होती है जैसे प्रेसिडेंट की होती है। क्या है, कैसे, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स को क्या कहते हैं, इलेक्टर्स कहते हैं। लेकिन जो इसका इलेक्टोरल कॉलेज है वो प्रेसिडेंट से अलग होता है। कैसे अलग होता है, अभी देख लेते हैं। जो प्रेसिडेंट का हमारा इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें कौन कौन आता है, आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले वीक, राज्यसभा प्लस लोकसभा के मेंबर, इसके साथ साथ जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके मेंबर। ध्यान रखिए यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स नहीं आएंगे, जो विधान परिषद है उनके मेंबर नहीं आएंगे, सिर्फ विधानसभाएं हैं। जो जैसे हरियाणा में विधानसभा है, यूपी में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, तो उसके मेंबर यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होते हैं, सिर्फ विधानसभा के मेंबर यहाँ पे कैलकुलेट होते हैं। और उसके साथ साथ जो दिल्ली है और पुडुचेरी है उसके जो मेंबर हैं वहाँ के यूनियन टेरिटरी के, उनको क्या है, उनको मिला करके एक तरह से ये जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो बनता है। लेकिन जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आते हैं, उसके इलेक्टोरल में सिर्फ पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं
अभी पार्लियामेंट के मेंबर्स का हमें किस चीज़ से मतलब है, जो राज्यसभा के मेंबर हैं प्लस लोकसभा के मेंबर हैं, यानी कि इसमें जो ये दो हो गए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और दिल्ली और पुडुचेरी के मेंबर्स, वो इसमें नहीं गिने जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ जो क्या है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो होता है उसके लिए नहीं गिने जाते। क्यों नहीं गिने जाते, इसके बारे में भी एक रूल है, इसके बारे में भी एक कंसेप्ट है। देखिए जो प्रेसिडेंट होता है हमारा, उसका क्या होता है, स्टेट के साथ साथ जो सेंटर पे पूरे ऊपर उसका क्या होता है, कंट्रोल होता है, और उसके ड्यूटीज हैं जो पावर्स हैं वो स्टेट और सेंटर दोनों को मिला करके उसको दी गई है। कैसे दी गई है, स्टेट के लिए क्या क्या ड्यूटीज दी गई है, जैसे गवर्नर अपॉइंट करना है, वहां पे क्या लगाना है, प्रेसिडेंट रूल वगैरह लगाना है, या और भी कई सारे क्या है स्टेट के रिस्पेक्ट से इनको पावर दी गई है। और जो स्टेट सेंटर है, सेंटर से रिलेटेड क्या होगी, इमरजेंसी घोषित करनी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, जो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करना है। उसके साथ साथ जो और भी है, मान लो यूपीएससी के मेंबर्स हैं, यूपीएससी का चेयरमैन है, फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं, फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन है। तो इस तरह से काफ़ी सारी ड्यूटीज होती है प्रेसिडेंट के ऊपर, तो उनकी पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए उनको क्या है, पूरे इंडिया से रिप्रेजेंटेशन लेना वहाँ उनका ज़रूरी है, क्योंकि ताकि जो स्टेट्स हैं और जो सेंटर है दोनों से वहाँ से पूरे इंडिया से क्या आ जाए, उनके ऊपर रिप्रेजेंटेशन आ जाए। लेकिन जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका काम मेनली होता है राज्यसभा के, ये क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं, यानी कि राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं हमारी, उनको क्या करते हैं, चेयर करते हैं, उनको हेड करते हैं। सिर्फ इतना काम होता है वाइस प्रेसिडेंट का। और कभी बाय चांस मान लो रेयर, वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी हो, जब ये क्या करेंगे, प्रेसिडेंट की पोस्ट संभालेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या होंगे जब उस टाइम पे, जिस टाइम पे प्रेसिडेंट या तो विदेश गए हैं, बाहर गए हैं, या उनकी डेथ हो गई है, या वो रिजाइन गए हैं, वो पोस्ट क्या है, वैकेंसी है वहाँ पे, तो उस टाइम पर जो पोस्ट संभालेंगे वो होंगे वाइस प्रेसिडेंट। तो इसलिए मेन काम इनका क्या होता है, राज्यसभा की चेयरमैनशिप करना। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनके लिए कि स्टेट वगैरह की और जो दिल्ली पुडुचेरी है यहाँ से इनका रिप्रेजेंटेशन लाया जाए। उसके लिए क्या है, एक तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, उसमें ज़्यादा खर्चा उसमें आएगा, और इतनी इंपॉर्टेंस होगी तो करने का फायदा है इसका, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसके क्या है, जो राज्यसभा का चेयरमैन है, अभी आप देख लो लोकसभा का जो क्या होता है, स्पीकर होता है, उसके लिए कुछ खास क्या होती नहीं होती है ना, वही जो लोकसभा के मेंबर्स हैं वही आपस में क्या करें, सिलेक्ट करके उनको अपना स्पीकर हेड है जो वो चुन लेते हैं। तो इसी तरह राज्यसभा का क्या है, वो एक तरह से हेड ही है, तो उसके लिए ज़्यादा पैसे वगैरह लगाने की या ज़्यादा एक तरह से क्या है खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसको सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर से क्या किया जाता है, जो इलेक्टोरल कॉलेज है उनको अपॉइंट किया जाता है। इसमें एक और पॉइंट देख लिए, एक बार इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ से। जब ये नॉमिनेशन के लिए जाते हैं, नॉमिनेशन के लिए जब वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नॉमिनेशन के लिए कोई जाता है, तो उसके पास जैसे प्रेसिडेंट में क्या था, हमारे जो प्रेसिडेंट की पोस्ट थी हमारी, उसमें 50 प्रपोजर प्लस 50 सेकेंडर्स। तो ये एक तरह से इनको 100 मेंबर्स का समर्थन उस टाइम पे इनको चाहिए होता है, जिस टाइम पे नॉमिनेशन के लिए जाते हैं, नामांकन करने जाते हैं। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके लिए 20 तो प्रपोजर होने चाहिए और प्लस में 20 सेकेंडर्स होनी, यानी तो इसमें टोटल सिर्फ 40 अगर आपके पास समर्थन है 40 का, तो आपको क्या है, नॉमिनेशन आपका फिल हो जाएगा। तो इसमें इलेक्टर्स ही हैं, इलेक्टर्स नॉमिनेशन में कौन जाते हैं, ये सभी इलेक्टर्स होते हैं। इलेक्टर्स कौन होते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर हैं, यानी इनका इलेक्टोरल कॉलेज अलग होगा प्रेसिडेंट का, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज अलग होगा। तो इसके जो राज्यसभा के लोकसभा के मेंबर हैं, इन सब में से 20-20 क्या चाहिए, 20 प्रपोजर चाहिए, 20 सेकेंडर चाहिए, और एक 15,000 की अमाउंट, जैसा कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में भी था, इनको आरबीआई के पास क्या करनी होती है, जमा करनी होती है। अगर ये जो प्रॉपर इन्होंने क्या है, जैसे उसमें 1/6 था कि 1/6 तो आपको वोट लेने ही है, अगर इतने वोट ये नहीं ले पाते हैं तो इनकी जो अमाउंट है वो जब्त हो जाती है, आरबीआई के पास रह जाती है। वरना अगर मान लो ये जीतते भी नहीं है और क्या है, इनको 1/6 वोट्स मिल जाते हैं, तो ये अमाउंट इनको वापस कर दी जाती है, रिटर्न कर दी जाती है। ये अमाउंट जो पहले 2,500 थी, ये बढ़ा के करके 15,000 क्यों कर दी गई थी, हमने प्रेसिडेंट की पोस्ट में हमने बताया था, क्योंकि ताकि जो एक तरह से नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं उनको वहाँ पे क्या है, वहाँ से हटाने के लिए जो प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस है, उससे हटाने के लिए जो कार्य है वो किया गया था। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको, इलेक्शन वाला टॉपिक जो समझ में आ गया होगा इसमें। अभी नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट पर बढ़ते हैं। क्या पॉइंट है नेक्स्ट,
इसमें क्या है कि एक और पॉइंट लिख लीजिए जो इलेक्शन वाला पॉइंट है उसमें, कि जो क्राइटेरिया होता है एक तरह से, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, वोट की जो एक तरह से वैल्यू होती है वो सेम होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होती है, जैसा कि प्रेसिडेंट के केस में होता है। बस इलेक्टोरल कॉलेज में फ़र्क होता है, रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या हो गया कि जो वैल्यू है वोट्स की पार्लियामेंट के मेंबर्स की, उनसे भी क्या होगी यहाँ पे वैल्यू इक्वल होगी। किसी की वैल्यू ये नहीं है कि किसी की वैल्यू कम होगी किसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, इसमें क्या होगा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा। जैसे कि कैसे होगा, जैसे कोई यूपी का मेंबर है तो यूपी में क्या है पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे क्या है मेंबर्स ज़्यादा हैं, तो उसके अनुसार उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी। और मान लो आंध्र प्रदेश है, उसमें क्या है जो पॉपुलेशन है वो कम है, तो उनके उसमें क्या होंगे एमपी वगैरह भी कम होंगे, वहाँ पे जो एमपी हो गए या फिर वहाँ के एमएलए हो गए, तो उसके हिसाब से उनकी रिप्रेजेंटेशन भी कम होगी। तो क्या है कि पॉपुलेशन को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके दोनों की पॉपुलेशन को, इसलिए क्या किया जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, ताकि पॉपुलेशन के हिसाब से हर स्टेट को जितनी पॉपुलेशन है वहाँ की उसके हिसाब से उसको रिप्रेजेंटेशन मिल सके। अगर आपको पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए क्या होगा कि आपको ज़्यादा वहाँ पे वैल्यू वोट की आपको मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका ओथ में क्या है देख लेते हैं एक बार। ओथ से पहले एक बार हम क्वालिफिकेशन कर लेते हैं, क्योंकि ओथ पे पहुंचने से पहले आपको क्वालिफाई होना काफ़ी ज़रूरी है प्रेसिडेंट की वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। तो क्वालिफिकेशन में कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, सारे पॉइंट वही के वही हैं जो प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थे, इसलिए एक बार ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल क्या है, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का नागरिक होना जरूरी है, ये तो कंपलसरी है, हर पोस्ट के लिए कंपलसरी है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, मस्ट बी एट लीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, यानी कम से कम 35 साल के होने चाहिए। थर्ड क्या है, मस्ट बी एलिजिबल टू क्वालिफाई एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का अल्टीमेटली क्या बनता है, इसको राज्यसभा का हेड बनना है, तो राज्यसभा के रिप्रेजेंटेशन इसको क्या होना चाहिए, एक तरह से मेंबर वहां का बनने के लिए इसको एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इसकी, इसी तभी क्या कर सकते हैं, ये अप्लाई कर सकते हैं। डी क्या है, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो कोई भी एक तरह से फायदा का ऑफिस की क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये कहीं भी होल्ड ना कर रहे हो, किसी भी यूनियन गवर्नमेंट के कहीं का पास या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, या फिर उसके साथ साथ जो मान लो लोकल अथॉरिटीज हैं उनके पास भी इनके कोई भी जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है वो नहीं होना चाहिए। हमने पिछले में ये बताया था कि जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है, इसके साथ जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो एक तरह से गवर्नर है या जो मिनिस्टर्स हैं, तो वो किस में नहीं आते हैं, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते हैं, तो ये मेंबर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में ये काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये थी क्वालिफिकेशंस वगैरह के बारे में। अब इसमें जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी ओथ एंड अफर्मेशन है, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, पॉइंट कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी क्या है नोट करना आपको आवश्यक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप पॉज करके वीडियो को कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं नोटबुक में अपनी में, तो ये आपके ऊपर है कैसे याद रखना आपको कैसे नहीं। अगर आप नोट करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि लिखी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। चलिए ओथ एंड अफर्मेशन के ऊपर बढ़ते हैं। यानी कि शपथ, तो इनकी शपथ कौन दिलवाता है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी की। वाइस प्रेसिडेंट जी को शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट की जो ओथ होती है, आपको ये बता दें कि जो एक तरह से प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की ओथ कौन दिलवाता है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद जितनी भी पोस्ट होगी, मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की खुद की होगी या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होगी,
प्रेसिडेंट वो प्राइम मिनिस्टर की होगी, उसके साथ साथ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह हैं, गवर्नर है, उन सब की कौन दिलवाता है, उन सबको शपथ दिलवाते हैं हमारे प्रेसिडेंट। उसके साथ साथ जो यूपीएससी के मेंबर हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, सीएजी हैं, तो सभी मेंबर्स को ओथ दिलवाने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं हमारे। अब इसमें ओथ में क्या क्या दिलवाया जाता है एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट तो क्या है, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारा संविधान है भारत का, उसमें पूरी श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे। ये पहली शपथ होती है वाइस प्रेसिडेंट की, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, जो संविधान के निर्माताओं ने ये लागू किया है, बनाया है इतनी मेहनत से, इसको लागू करेंगे, क्योंकि इसी के बेस पर क्या चलता है, हमारा देश चलता है। तो अगर इसी को फॉलो नहीं किया जाएगा तो कैसे चलेगा काम, कैसे देश चलेगा, कैसे उसका विकास होगा। सेकंड क्या है, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ड्यूटीज ऑफ ऑफिस, यहाँ पे हम एग्जीक्यूट भी लिख सकते हैं, डिस्चार्ज भी लिख सकते हैं, तो एक तरह से फॉलो भी लिख सकते हैं। तो मतलब क्या है कि जो हमारा इनका ऑफिस होगा, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है, उसकी ड्यूटीज को पूरी तरह से निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इनको क्या करा जाएगा, फॉलो करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इनको निभाएंगे। ये क्या है, ये दो शपथ जो वाइस प्रेसिडेंट जी को दिलवाई जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये शपथ के बारे में भी आप लिख लीजिए। दोनों पॉइंट ये वैसे के वैसे हैं जैसे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, तो ये हमने आपको बताया है। तो ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है ये दिलवाते हैं इसकी ओथ, या फिर क्या कर सकते हैं, अगर प्रेसिडेंट चाहें, अगर मान लो वो अवेलेबल नहीं है या उनको कुछ और तरह से काम वगैरह है, तो वो किसी भी कोई भी पर्सन अपॉइंट कर सकते हैं। एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ हिम कैन टेक आल्सो टेक द ओथ ऑफ एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ये पॉइंट इसमें जोड़ लीजिए, एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम बाय प्रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ हिम, यानी उनके बलबूते पर अगर मान लो वो कहते हैं कि मैंने कह दिया कि वाइस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो क्या करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे, ओथ इसका क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। या फिर उसके साथ साथ जो मान लो वाइस प्रेसिडेंट है, उसकी पोस्ट को करने के लिए सीनियर मोस्ट जज है जो सुप्रीम कोर्ट के, वो उसकी क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे ओथ को। तो इस तरह से जो भी पर्सन, या तो प्रेसिडेंट खुद करेंगे, या प्रेसिडेंट अगर किसी को अपॉइंट करते हैं तो वो क्या करेगा, एडमिनिस्टर करेगा ओथ ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको क्या है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कंडीशंस ऑफ द ऑफिस। तो इसमें दो ही कंडीशंस है मेनली। पहली कंडीशन क्या है, ही शुड नॉट बी, ही और शी कोई भी हो सकता है, नॉट बी ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी इसमें कौन से आ गए, राज्यसभा प्लस लोकसभा और आइदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर में क्या आ गई, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दोनों आ गई। तो इसमें से किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए, ये इसमें पहला पॉइंट है। अगर कोई भी पर्सन ऐसा है जो इन पोस्ट पर किसी पर है, या तो वो लोकसभा का मेंबर है, राज्यसभा का मेंबर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, तो उनको वो पोस्ट अपनी क्या है, त्यागनी पड़ेगी, वहाँ पे इस्तीफा उसको देना पड़ेगा। जो इस वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर अगर उसको संभालनी है, वो पोस्ट उसको संभालना है। तो ये कंडीशन है ऑफिस के लिए। सेकंड क्या है, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये पॉइंट क्वालिफिकेशन में भी थी और इसमें कंडीशंस में भी है कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे हो, ये कंडीशन सेकंड कंडीशन है। तो कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ के ऑफिस के बारे में लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, हमारा टर्म ऑफ ऑफिस। चलिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टर्म्स ऑफ ऑफिस।
तो टर्म ऑफ ऑफिस कितना है, यानी टेन्योर वगैरह क्या है ऑफिस का, वाइस प्रेसिडेंट का, उसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो इसमें कह रहा है कि जो 5 ईयर्स है, 5 ईयर का टर्म होगा, जैसे कि हमारा वाइस प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर का, सभी का कितना होता है, 5 ईयर का टर्म होता है। लेकिन जो हमारे राज्यसभा के मेंबर हैं उनका टर्म कितना होता है, 6 साल का होता है, और 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। यानी 6 साल का टाइम पीरियड होता है और 1/3 मेंबर उसके हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं, वहाँ से रिजाइन करते हैं, एक तरह से उनका टाइम पूरा हो जाता है। तो टर्म ऑफ ऑफिस का कितना है, 5 साल का है, फ्रॉम द डेट ऑफ एज्यूमिंग चार्जेस इन द ऑफिस, यानी कि जब से इन्होंने ऑफिस संभाला है तब से, ना कि तब से मान लो जब ऑफिस संभाल लिया है तब से इसका जो टेन्योर है वो पूरा शुरू होगा, ना कि जब ये इलेक्ट होकर आए हैं। जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट की टर्म में क्या था, 17 जुलाई को इलेक्शन हुए थे, उसके बाद रिजल्ट वगैरह अनाउंस हुआ और 25 जुलाई को इन्होंने जो है मतलब अपनी शपथ वगैरह ग्रहण की। तो 25 जुलाई से इनका टेन्योर शुरू होगा, ना कि 17 जुलाई से, या उसके बीच में मान लो 20 वगैरह को 20-21 को इनका रिजल्ट आया था, तब से इसका जो ऑफिस है वो स्टार्ट नहीं होगा। इनका ऑफिस स्टार्ट होगा 25 जुलाई से, जब इन्होंने ओथ ली है, जब इन्होंने ऑफिस संभाला है। तो इसमें नेक्स्ट क्या कर रहा है, इसमें नेक्स्ट कर रहा है कि अभी ये तो हो गया, अभी इसका मान लो कैसे कितना कुछ टेन्योर रहेगा। इसमें क्या है, ये मतलब वहाँ से टर्म ऑफिस से हटाए भी जा सकते हैं, कैसे हटाए जा सकते हैं, कैसे कुछ इनका मतलब टाइम है पहले भी पूरा हो सकता है बाय रेजिग्नेशन। यानी कि अगर ये जो वाइस प्रेसिडेंट है वो रिजाइन करते हैं, रिजाइन कैसे करेंगे, इन्हें अपना रेजिग्नेशन देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। तो अपना प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन जो लेटर है वो ये प्रेसिडेंट को देंगे, और अगर प्रेसिडेंट इनका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करते हैं रेजिग्नेशन, तो इनको रिजाइन हो जाएंगे और इनका टेन्योर वहाँ ही पूरा हो जाता है। और उसके बाद क्या होगा, या दूसरे पॉइंट और क्या क्या हो सकते हैं, कैन बी रिमूव्ड बाय फॉर्मल इम्पीचमेंट, यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस जैसा कि कहाँ दी गई थी, हमारे प्रेसिडेंट के उसमें दी गई थी, तो उसी तरह इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू इसको रिमूव किया जा सकता है। कैसे रिमूव किया जा सकता है, इसमें कैसे होगा कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जिसमें कम जो स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास किया जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे क्या है, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है हर केस में अलग होती है स्पेशल मेजोरिटी। वैसे मेजोरिटी देखें तो हम क्या होता है 50% प्लस, अगर आपके पास वोट है उस चीज़ के तो आप मेजोरिटी में है, अगर नहीं है तो आप माइनॉरिटी में है। तो स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, कुछ स्पेशली डिफाइन होती है मेजोरिटी। इसमें क्या डिफाइन है स्पेशल मेजोरिटी, कि जो राज्यसभा के उस टाइम पर मेंबर हैं, जिस टाइम पर जो मान लो इलेक्शन वो इम्पीचमेंट की प्रोसेस चलानी है, उस टाइम पर मान लो टोटल मेंबर मान लो इसके 250 हैं और उस टाइम पर 200 अवेलेबल हैं, तो 200 की स्पेशल मेजोरिटी यानी 200 की मेजोरिटी यानी एक तरह से 101 मेंबर की इनको क्या चाहिए होगी, जो एक तरह से इनके समर्थन चाहिए होगा, तब जाकर के जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो पास हो पाएगी और इसको क्या है रिमूव किया जा सकेगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये लोकसभा में जाएगा, जो बिल यहाँ पे इन्होंने पास किया इम्पीचमेंट का प्रोसेस है। अगर लोकसभा उसको मान जाती है भी ठीक है, ये हम इसको क्या है इसको पास कर देंगे, ये ठीक है इसका तुम्हारा प्रोसेस वगैरह, तो इसको रिमूव कर दिया जाएगा। इसको कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। लेकिन इसके लिए जैसे प्रेसिडेंट के पास होता है, इसको भी 14 डेज का प्रेयर नोटिस देना पड़ेगा इनको, ताकि ये अपनी क्या है जो मतलब इनको पता चल सके कि इनके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस चालू होने वाली है, तो 14 दिन का इनको नोटिस प्रेयर देना पड़ेगा। अब इसमें क्या करें कि जो एक ग्राउंड है, जैसे कि उसमें प्रेसिडेंट की पोस्ट में क्या था कि जो एक ग्राउंड दिया गया था, क्या ग्राउंड दिया गया था कि अगर ये वोलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो ये एकमात्र ये जो एक तरह से दिया गया था रीजन, कि इसी रीजन की अगर यही रीजन है तो ही आप इम्पीचमेंट प्रोसेस चला सकते हो प्रेसिडेंट के खिलाफ। अगर और किसी कारण से आप इसको प्रेसिडेंट के खिलाफ जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो नहीं चला सकते। लेकिन इसमें कोई भी रीजन नहीं दिया गया है, कोई रीजन कोई ग्राउंड नहीं बताया गया है कि किस ग्राउंड पर आप इसको हटा सकते हैं, इसको इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई दिन नहीं दिया गया है। अगर आपको मतलब लगता है राज्यसभा को कि इनको हटाना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट को, तो वो हटा सकते हैं, कोई रीजन की जरूरत नहीं है, बस रीजन उनको वहां पे देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, जो प्रेसिडेंट था
प्रेसिडेंट में क्या था कि भाई यही एक रीजन चलेगा और कोई रीजन नहीं चलेगा। यहाँ पे कोई भी रीजन चल सकता है कि मान लो ये सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर वॉयलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इस तरह से क्या है, राज्यसभा अपना कोई भी रीजन दे करके इनको हटा सकती है। अभी जो ये वाइस प्रेसिडेंट है ये क्या कर सकते हैं, अपना 5 साल का टेन्योर है उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अपना ऑफिस है वो होल्ड कर सकते हैं। कब? जब मान लो तब तक जो नया मान लो इनका टेन्योर पूरा हो चुका है या रेजिग्नेशन हो चुका है या इम्पीचमेंट के थ्रू इनको हटाया जा चुका है। तो अगर मान लो जब तक नया व्यक्ति है जो वो शपथ नहीं ग्रहण करता है, ऑफिस नहीं इंचार्ज वो एज्यूम करता है, तब तक इसको वो ये पोस्ट पर यही जो पहले सक्सेसर था, जो प्रेसिडेंसर था, जो पहले लगा हुआ था वो वही रहेगा जब तक कोई नया बंदा इंचार्ज नहीं आ जाता है, वहाँ पे अपना जो ऑफिस है वो नहीं संभाल लेता है। इसमें कह रहा है कि जो मतलब कितनी बार ये ले सकते हैं, जैसे कि इसमें कैन बी री इलेक्टेड, कैन बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एज मैनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कितनी ही बार ये क्या कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन एलिजिबल होंगे, री इलेक्शन कर सकते हैं हर बार। क्या है मतलब बस आप ये एलिजिबल होने चाहिए, क्वालिफिकेशन वगैरह फॉलो करनी चाहिए, कंडीशंस फॉलो करनी चाहिए, तो तब क्या होगा ये दोबारा क्या कर सकते हैं। और इनको क्या है, इनके पास समर्थन होना चाहिए सभी का, और अगर मान लो ये जीत जाते हैं तो ये इलेक्ट हो सकते हैं दोबारा। इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, जैसे प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं थी कि आप कितनी बार आपको क्या है वहाँ वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो, आप कितनी भी बार बन सकते हो लाइफ टाइम में, कोई पाबंदी नहीं है। आपके पास जो कंडीशंस हैं, जो क्वालिफिकेशन हैं वो सभी होनी चाहिए। बस इतना ही ये संविधान हमारा मांगता है कि आपको कंडीशन होनी चाहिए, आपका पूरा फेथ होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, और अपनी ड्यूटीज़ को पूरी तरह से निभाओगे। तो ये सभी अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप जो चार्ज है वो संभाल सकते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वैकेंसी। तो वैकेंसी कब होगी उसके बारे में देख लेते हैं। वैकेंसी 5 प्रकार से हो सकती है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर। पहली क्या हो सकती है, एक्सपायरेशन ऑफ 5 ईयर टर्म, यानी कि जो 5 साल का कार्यकाल है इनका वो एक्सपायर हो जाए। बाय रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, तो यानी अपना प्रेसिडेंट को क्या दे दें, इस्तीफा दे दें। बाय हिज रिमूवल, यानी इनको हटा दिया जाए इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू। फोर्थ है बाय डेथ, यानी कि पोस्ट पर ही इनका देहांत हो जाए, मान लो कोई वाइस प्रेसिडेंट है। या फिफ्थ है अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब है अगर और कोई रीजन होता है तब। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं रीजन क्या हो सकता है, व्हेन ही बिकम्स डिसक्वालिफाइड, यानी कि डिसक्वालीफाई कर दिया जाए। कैसे डिसक्वालीफाई कैसे होगा, व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड, यानी इलेक्शन को मतलब क्या है इनवैलिड घोषित कर दिया जाए, वॉलिड घोषित कर दिया जाए, तो क्या होगा, तो ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और जो इनकी पोस्ट है वो खाली हो जाएगी, वैकेंसी हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि जब तक क्या है वैकेंसी वगैरह होगी तो उसके बाद कैसे इसको फॉलो किया जाएगा, कैसे फॉलो किया जाएगा इलेक्शन, जो वैकेंसी है उसको देख लेते हैं एक बार। अगर मान लो एक्सपायरेशन हो जाती है तो क्या किया जाएगा, इसमें नया इलेक्शन हेल्ड किया जाएगा। एज सुन एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके इनके एक्सपायरी जो टर्म है, एक्सपायरी से पहले ही जो इलेक्शन है वो हेल्ड कर दिया जाएगा, ताकि एक्सपायरी होने से पहले नया प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है जो वो चुन लिया जाए। और जब तक वो ऑफिस नहीं ग्रहण करता है तब तक जो पुराना है वही क्या करेगा, ऑफिस को चलाएगा और वहीं पोस्ट पर रहेगा। नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि पॉइंट क्या हो सकता है, डेथ या रिमूवल रेजिग्नेशन अदरवाइज, यानी अगर मान लो इनमें से कोई एक रीजन होता है तब क्या होगा, तब भी क्या होगा, जो अपना मतलब जो इलेक्शन है वही क्या करवाया जाएगा, न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट आएगा ये भी इसमें क्या होगा, इसमें भी एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन करवाया जाएगा। यानी कि इसमें वैसे तो होता है 6 मंथ का टाइम, तो 6 मंथ से पहले ही इसको इलेक्शन को करवा लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन है जो हमारा वो इसको करा देता है इलेक्शन को। तो इसमें क्या हो जाता है, मतलब जो अगर मान लो कोई भी प्रोसेस आ जाती है तो उसमें क्या है नया इलेक्शन करवाया जाएगा, और जब तक नया बंदा चुनकर नहीं आ जाता है तब तक पुराना ही क्या करेगा, ऑफिस को चलाएगा। चलिए इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। आज तो इतना ही हो पाएगा, एक टॉपिक और करवा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
बाकी कल हम करवाएंगे वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे रह चुके हैं पुराने, उसके साथ साथ जो और भी पावर्स वगैरह क्या क्या मिली हुई हैं वाइस प्रेसिडेंट को, और जो एक दो टॉपिक और बच गया उसके बारे में हम कल करवाएंगे। तो कल ये टॉपिक हमारा वाइस प्रेसिडेंट का पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम जो प्राइम मिनिस्टर है उसका टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, रियल हेड होता है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जो पूरी कंट्री है, पूरी सरकार है, उसका हेड होता है। नेक्स्ट है हमारा इलेक्शन डिस्प्यूट। मान लो इलेक्शन के ऊपर कोई एक डिस्प्यूट वगैरह आ गए हैं, तो उसमें कौन कौन संभालेगा, कैसे उसको संभाला जाएगा, इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। तो इसमें कह रहा है कि ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स आर inquired into and decided by सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, वो क्या करेगी, जो जितने भी डाउट है, डिस्प्यूट है इलेक्शन से रिलेटेड, जो भी क्या है इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो डाउट्स एंड डिस्प्यूट किससे रिलेटेड हो गए, ये सभी जो इलेक्शन से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उन सभी को कौन संभालेगा, उन सभी को संभालेगा हमारा सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन इज फुल एंड फाइनल। इसका डिसीजन क्या होगा, फाइनल होगा। जो भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर मान लो ये कहती है कि इलेक्शन जो इसका था वॉइड था, इनवैलिड था, तो इसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा। अगर वैलिड कहती है तो वैलिड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो अपने पोस्ट है वो अपनी संभालते रहेंगे। तो इसमें कह रहा है कि जो इलेक्शन है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता, कांट बी चैलेंज्ड। इफ द इलेक्टोरल कॉलेज इज नॉट कंप्लीट, या फिर कह लें इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट। यानी कि जितने मेंबर होने चाहिए इलेक्टोरल कॉलेज में उतने नहीं प्रेजेंट हैं, अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर, जिस टाइम पे इलेक्शन हुआ है। मान लो 500-550 के आसपास कितने हैं उसमें है, राज्य लोकसभा में है, और 250 के आसपास कितने हैं ये राज्यसभा में है। तो ये हो गया 597। तो 795 में से मान लो उस टाइम पे 600 अवेलेबल हैं या फिर 500 अवेलेबल हैं, तो ये कोई रीज़न नहीं हो सकता कि इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर दिया जाए, इसको वॉइड घोषित कर दिया जाए। तो इस बिहाफ पर कोई भी जो चैलेंज है इस इलेक्शन को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसमें नेक्स्ट कर रहा है कि अगर मान लो जो इलेक्शन है उसको वॉइड घोषित कर दिया जाता है, इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है, तो जितने भी मान लो एक्ट हैं, कानून हैं, जो भी एक तरह से एक्ट हैं या फिर एक्शंस हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट ने उस वाइस प्रेसिडेंट ने जिसके खिलाफ जो मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि इसको जो डिस्प्यूट है इलेक्शन के खिलाफ, इसको इनवैलिड घोषित कर दिया जाएगा, वॉइड इसको घोषित कर दिया जाएगा। तो जितने भी एक्ट है, एक्शन है उसने लिए हैं, तब तक वॉइड डिक्लेरेशन, तब तक डिक्लेरेशन ऑफ टिल द डिक्लेरेशन ऑफ वॉइड इलेक्शन वॉइड। तो इलेक्शन को वॉइड करने से, डिक्लेयर करने तक, अगर मान लो उसने कोई कानून बनाया है, कोई एक्ट बनाया है, कोई एक्शन लिया है, तो उसको इनवैलिड नहीं घोषित किया जाएगा, वो वैलिड रहेगा और इन फोर्स रहेगा। तो जैसे पहले चल रहा था वो चलता रहेगा। मान लो इन्होंने कोई रूल बनाया है, कोई एक्ट बनाया है, तो वो चलता रहेगा, इसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी अगर मान लो ये हट भी जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने वाइस प्रेसिडेंट के क्या क्या पढ़ा है, एक बार मोटी मोटी हेडिंग देख लेते हैं। इलेक्शन के बारे में पढ़ा है, इलेक्शन डिस्प्यूट पढ़ लिया हमने, क्वालिफिकेशंस पढ़ ली, इसके साथ साथ कंडीशन पढ़ ली, टर्म पढ़ ली, वैकेंसी पढ़ ली, ओथ पढ़ ली, और जो एक दो पॉइंट रह गए, पावर वगैरह रहेगी, उसके बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं। कल इसको लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। कल हम जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे अभी तक रह चुके हैं जितने टाइम संविधान को लागू होने से पहले, उनके बारे में भी हम कल पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो को अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी जो भी जानकारी है वो सभी आपको समय समय पर सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।